Hello friends, today we will discuss about the Constituent Assembly and making of the Constitution। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ था। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था उसने कैसे कैसे काम किया था और इसमें कितने मेंबर्स थे और इसके अंतर्गत कितनी कमेटीज बनाई गई और उन कमेटीज के चेयरमैन किन किन को बनाया गया। तो देखिए एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कमेटीज थी उनके चेयरमैन किस किस को बनाए गए। तो देखिए इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कैबिनेट मिशन एनविजाज्ड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने डिटेल से कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आया था और ये किसने भेजा था? लॉर्ड एटली ने। लॉर्ड एटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन के नए पीएम बने थे। उन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा था और इसमें 3 मेंबर्स थे। तो इन 3 मेंबर्स के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये 3 मेंबर कौन कौन से थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले कौन थे? लॉरेंस। सबसे पहले कौन थे? लॉरेंस। और सेकंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और थर्ड थे ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। तो ये सब आपको, ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? कैबिनेट मिशन ने कहा था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। Members of the Constituent Assembly were elected by the provincial legislative assemblies। तो और जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो किन के द्वारा चुने जाएंगे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। किन के द्वारा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये भी आपको जरूर याद रखना है कि किसके द्वारा चुने गए थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। तो देखिए एक तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के को बनाने के पीछे किसका हाथ था? कैबिनेट मिशन का। और उसके जो मेंबर्स थे वो किसके द्वारा चुने जाने थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के द्वारा। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है ईच प्रोविंस एंड ईच इंडियन स्टेट वर अलॉटेड सीट्स इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन रफली इन द रेशियो ऑफ 1 to a million। देखिए इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक भारतीय राज्य को सीट्स अलॉट की जाएंगी। वो किस आधार पर? उनकी जनसंख्या के आधार पर। कैसे? कि 10 लाख जनसंख्या होगी ना जहां की, उसको 1 सीट दी जाएगी। ठीक है, तो इस आधार पर उनको सीट्स अलॉट की गई। देखिए इसके बाद क्या है? द सीट्स सो असर्टेन्ड वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेन कम्युनिटीज इन ईच प्रोविंस। और जो ये सीट्स थी ना कुछ मेन कम्युनिटीज के बीच में बांटी गई। तो किन मेन कम्युनिटीज के द्वारा? द मेन कम्युनिटीज रिकॉग्नाइज्ड वर सिख, मुस्लिम एंड जनरल। तो ये 3 आपको कम्युनिटी याद रखनी है कि सिख, मुस्लिम एंड जनरल। नेक्स्ट देखिए हमारी एक टेबल आ जाती है जिसमें क्या दिया गया है? इंपॉर्टेंट कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड देयर चेयरमैन। जो इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वे और उनके चेयरमैन के बारे में दिया गया है। तो देखिए ये आपको जरूर याद रखनी है। तो देखिए फर्स्ट कमेटी कौन सी थी? कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए जो ये ऊपर की 4 वाली है ना, 4 कमेटीज हैं, इनके कौन है चेयरमैन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको ये सब याद रखनी है कि कमेटीज ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, स्टीयरिंग कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, इनके कौन चेयरमैन थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी और स्टेट कमेटी, इनके कौन थे चेयरमैन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिए कौन सी कमेटी आ जाती है? नेक्स्ट आ जाती है 8th कमेटी हमारी एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट देखिए हमारी आ जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन कौन बनाए गए थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट जो है हमारी क्रीडेंशियल कमेटी। क्रीडेंशियल कमेटी होती है साक कमेटी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके चेयरमैन बनाए गए थे। नेक्स्ट हमारी आ जाती है हाउस कमेटी। हाउस कमेटी के कौन थे चेयरमैन? बी पट्टाभी सितार मैया। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी कौन थे? इसके चेयरमैन के.एम. मुंशी। कमेटीज ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके कौन थे? जी.वी. मावलंकर। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट आ जाती है माइनॉरिटीज सब कमेटी, इसके कौन थे? H.C. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, इसके कौन थे? J.B. कृपलानी। नेक्स्ट देखिए कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम
एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, इसके कौन थे? गोपीनाथ बारदोली। कौन थे? गोपीनाथ बारदोली। नेक्स्ट देखिए, एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम, असम से अदर देन जो दूसरी थी सब कमेटी, उसके कौन थे? एवी ठक्कर। तो देखिए ये हमारी टोटल कमेटीज कितनी थी? 17, और इनके हमने चेयरमैन्स को भी याद कर लिया है। तो देखिए आप कुछ ट्रिक्स भी बना सकते हैं, जैसे कहीं भी यूनियन आ जाए तो इसके कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का तो सबको पता ही है कि भाई ड्राफ्टिंग कमेटी के अंबेडकर थे। और जैसे ये वाली है ना, कहाँ गई है? बिजनेस कमेटी। बिजनेस कमेटी कौन सी थी? मुंशी। जैसे मुंशी किसको? बिजनेस को चलाते हैं। तो आप कुछ खुद से ही कुछ ऐसी ही छोटी छोटी ट्रिक्स बना सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारी आ जाती है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 385। जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने का काम स्टार्ट किया गया ना, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने थे? 385। ऑफ हुम, जिनमें से 93 वर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडियन स्टेट्स, जिनमें से 93 थे वो किन से थे? इंडियन स्टेट्स से थे। और 292 फ्रॉम द प्रोविंसेस, और 292 जो सीटें थी, 292 जो मेंबर थे वो किन से थे? प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस में किसका रूल होता था? ब्रिटिश इंडिया का। किसका था? ब्रिटिशर्स का। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, यानी जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, तो कुछ मेंबर्स थे जो पाकिस्तान में चले गए, तो सीट्स थी ना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कुछ कम हो गई थी। तो देखिए कितनी हो गई थी? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम टू 299। पहले कितनी थी? 385। तो देखिए कई बार यहां से भी कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में कि बिफोर पार्टीशन पूछ लेंगे, आफ्टर पार्टीशन पूछ लेंगे। तो पहले कितनी थी? 385। अब पार्टीशन के बाद कितनी हो गई? 299। ऑफ होम, और उनमें से 284 कितनी थी? 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द 26 नवंबर 1949। और जब संविधान को फाइनली प्रेजेंट किया गया था ना, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तब उस टाइम कितने प्रेजेंट थे? कितने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 284। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर 1949 को कितने मेंबर्स ने हमारे संविधान पर साइन किए थे? तो कितने ने किए थे? 284 ने किए थे। एंड साइंड ऑन द फाइनली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किसके लिए इलेक्ट की गई थी? अनडिवाइडेड इंडिया के लिए। कि भाई जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था तब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी ना, तब उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी ये बताया गया है। हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946, 9 दिसंबर 1946 को। यानी जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था, भारत और पाकिस्तान का, तब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 9, 1946 को। एंड रीअसेंबल्ड ऑन अगस्त 14, 1947, और बाद में इसको रीअसेंबल किया गया था कब? 14 अगस्त 1947 को। एज द सॉवरन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, इट टुक 2 years 11 months and 18 days। तो देखिए लगभग 3 साल है ना, ये 2 साल 11 महीने 18 दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया था। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। वाज मूव्ड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब? जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन हुआ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? फर्स्ट सेशन में लाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये एक हमारा छोटा संविधान है, ठीक है, बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, विच वॉज अडोप्टेड आफ्टर कंसिडरेबल डेलिब्रेशन एंड डिबेट इन द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। तो जो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स वर एम्बॉडीड इन द रिजोल्यूशन। तो ये कुछ नीचे दिए गए हैं कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। तो देखिए इसमें क्या क्या कहा गया था। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। द फोस्टर यूनिटी ऑफ द नेशन एंड टू एंश्योर इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी, टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू प्रोक्लेम इंडिया एज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कि इंडिया की जो यूनिटी को बढ़ाने के लिए और उसकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए एक लिखित संविधान का उद्देश्य रखा गया था।
टू हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। और इसमें यह भी कहा गया था कि भाई इसकी क्यों जरूरत है, एक लिखित संविधान की जरूरत क्यों है, कि भाई जिसमें यह लिखा होगा कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर है ना उसको कैसे डिवाइड किया जाएगा और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है टू गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो देखिए इन सब की गारंटी दी गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में कि भारत को ये सब दिया जाएगा, उनको जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, इन सब के बारे में एक बात कही गई थी। नेक्स्ट देखिए टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड्स फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। और जो ये माइनॉरिटीज, बैकवर्ड और ट्राइबल एरियाज थे या जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको एक एडिक्वेट सेफगार्ड्स के रूप में कहा गया था। देखिए हमारा आ जाता है टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। तो ये मेंटेन करने के लिए कि टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स सोवरन राइट्स ऑन लैंड, सी एंड एयर, तो इन सब के बारे में बातें कही गई थी। टू अटेन राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड मेक इट्स फुल एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन ऑफ द वर्ल्ड पीस एंड द वेलफेयर मैनकाइंड। इसके बारे में बात कही गई थी कि पूरे वर्ल्ड में भारत को एक राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस दिलाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर आउटलाइंड बाय द वेरियस कमेटी ऑफ द असेंबली एंड देयर वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ दीज कमेटीज। द असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज द चेयरमैन ऑन अगस्त 29, 1947। उसको आउटलाइन किया गया, कुछ वेरियस कमेटीज थी, ठीक है। तो इन वेरियस कमेटीज के द्वारा कुछ जनरल डिस्कशन किए जाते थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना उसके चेयरमैन किसको बनाया गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। कब बनाया गया, 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखिए द ड्राफ्टिंग कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सबमिटेड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली ऑन 21 फरवरी 1948। तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी किसके द्वारा हेड की गई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। इन्होंने अपना ड्राफ्ट पहली बार इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको कब सबमिट किया था, 21 फरवरी 1948 को। बनाई कब गई थी, 29 अगस्त 1947 को। और पहला जो ड्राफ्ट पेश किया था वो कब किया था, 21 फरवरी 1948 को। द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी वर, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो कई सारे ऐसे नाम दे देंगे और कहेंगे इनमें से ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे। तो देखिए आपको इन सबको याद करना है कौन कौन थे। एन गोपाला स्वामी अयंगार, नेक्स्ट थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, थर्ड थे KM मुंशी, फोर्थ थे मोहम्मद सादुतुल्ला, BL मित्तर। बाद में BL मित्तर को हटाकर कौन बना दिए गए, N माधव राव। डॉक्टर DP खेतान, डॉक्टर DP खेतान ने किनको रिप्लेस किया था, TT कृष्णामचारी। TT कृष्णामचारी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद किनको बनाया गया था, डॉक्टर DP खेतान को। तो देखिए ये सभी नाम आपको याद करने हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, BL मित्र या N माधव राव, DP खेतान, TT कृष्णामचारी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी से जुड़े इन नामों को आपको याद करना है। नेक्स्ट देखिए हमारा आ जाता है द थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट was completed on November 26, 1949. On this date, the signature of the President of the Assembly was appended to it and the Constitution was declared as passed. तो जो 26 नवंबर 1949 को जो उस ड्राफ्ट की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट की जो कौन सबमिट कर रहा था, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसकी जो थर्ड एंड फाइनल रीडिंग थी वो कब अप्रूव हो गई, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा जो भारत का संविधान है उस पर किसने साइन कर दिए, जो हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस पर साइन कर दिए और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिए द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, इलेक्शंस एंड प्रोविजनल पार्लियामेंट एक्सेट्रा वर इम्प्लीमेंटेड विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो इस दिन क्या कहा गया कि कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ लागू कर दिया गया।
कब? 26 नवंबर 1949 को। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे उस ड्राफ्ट में कि जिनको इमीडिएट इफेक्ट के साथ के उसी दिन से लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 एंड दिस डेट इज रेफर्ड टू इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। तो इसी दिन को कब? 26 जनवरी 1950 को ही किसके रूप में मनाया जाता है? हम मनाते हैं ना रिपब्लिक डे के रूप में, तो उसको डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट के इस दिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेट है उसको कमेंसमेंट के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए हमने इस वीडियो में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है।